हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9th का अध्याय 1। इसी के अंतर्गत आता है प्रश्नावली 1.2। जिन लोगों ने प्रश्नावली 1.1 नहीं देखे हैं वो लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रश्नावली 1.1 का लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इस प्रश्नावली में, इस अध्याय में हमें पढ़ना है संख्या पद्धति के बारे में। और संख्या पद्धति में चलिए पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब यहाँ पे हमारे सामने 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन तीनों क्वेश्चन को हमें देखना है कि ये तीनों क्वेश्चन सत्य हैं कि असत्य है। अगर सत्य है तो क्यों, असत्य है तो क्यों। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो चलिए देख लेते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यहाँ पे देख लेते हैं। एक नंबर का हल पहले तो लिख देंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है देख लीजिए। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है क्या, √2, √3, √5, ये सारी, ठीक है। और वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होती है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या तो √2, 3, 4, 5, मतलब रूट के अंदर जो 4 नहीं आएगा, √2, √3, √5, √7, मतलब जिसका पूरा वर्गमूल ना निकल सके, ठीक है। तो अब बोलिए क्वेश्चन, अब बताइए, आप लोग बता दीजिए अब आप लोग कि क्या ये सत्य होगा, क्या सत्य होगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या यानी जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं क्या वो वास्तविक संख्या हो सकती है। तो अब देखिए ये जितनी अपरिमेय संख्याएं हैं ये वास्तविक संख्याओं में है कि नहीं है ना। यहाँ पे ये अपरिमेय की जगह पर हम ये भी तो लिख सकते थे, लेकिन हमने ये इसको मतलब समझाने के लिए आप लोगों को लिखा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को बोल सकते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या। तो ये जो अपरिमेय इसमें शामिल है और अपरिमेय संख्या ये है, तो क्या ये सारी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं हो सकती है, हो सकती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य। क्या लिखेंगे, सत्य है, सत्य है। क्योंकि कारण भी तो देना है, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या के अंदर आती है। अब समझ में आया आप लोगों को। तो ये जो क्वेश्चन होगा ये सत्य होगा। और सत्य क्यों होगा, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं की क्या होती है, अंदर आती है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक का दूसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, मतलब एक संख्या रेखा है हमारे पास। संख्या रेखा ऐसे होता है, यहाँ पे 0 होता है, फिर इधर ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा,
ये 4 होगा, ये 5 होगा, और इधर में -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा। ठीक है, ये हुआ हमारे पास संख्या रेखा। बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, मतलब ये सारी क्या है, ये संख्या रेखा की बिंदुएं हैं। प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। मतलब इन सभी बिंदुओं को क्या हम रूट के अंदर में डाल सकते हैं? तो जी हाँ, डाल सकते हैं। अगर इतना क्वेश्चन हो हमारे पास तो इसका आंसर होगा कि हाँ, रूट m के रूप का हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम रूट में √3 भी लिख सकते हैं, √2 भी लिख सकते हैं, √1, √2, √3, √4 कुछ भी लिख सकते हैं रूट के अंदर में। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे लगा दिया है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। अब ये नहीं है कि किसी भी बिंदु को आप रूट के अंदर डाल दो, एक उसका कंडीशन भी है कि जहाँ जो रूट के अंदर m हो, यानी जो बिंदुएं रूट के अंदर हो, वो एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। जो बिंदु रूट के अंदर हो वो एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्राकृत संख्या होती क्या है। तो प्राकृत संख्या हम क्या लिखते हैं? 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... यानी अनंत तक। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब बताइए, क्या इसमें 0 है? क्या इसमें माइनस की संख्याएं हैं? नहीं है, नहीं है ना। तो चलिए अब यहीं पे समझ लीजिए कि अब इसका हम आंसर आप लोगों को बता देते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। असत्य है क्योंकि संख्या रेखा की सभी बिंदुएं एक प्राकृत संख्या नहीं होती। अब बताइए कि जब संख्या रेखा की सभी बिंदुएं प्राकृत संख्या नहीं होगी तो ये कथन जो है ये कैसे सत्य होगा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होगा। अब रूट m जो है वो एक प्राकृत संख्या है, और यहाँ पे प्राकृत संख्या ये 1 से लेकर इधर की संख्याएं ही है। तो फिर इधर की संख्याएं तो नहीं हुई रूट m के रूप की, तो इसलिए ये कथन क्या होगा? असत्य होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 नंबर का तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो पहले देख लेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या में 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये आपका √2, √3, √5, ये हुआ परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। वास्तविक संख्या 1, 2, 3, 4, चाहे रूट में 2, 3, 4, 5, 4 नहीं 5, 7, ठीक है। तो ये हुआ वास्तविक संख्या। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो रूट के अंदर जो संख्याएं होती हैं, जैसे कि 3, √5, √7। अब बताइए, अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी यहाँ पे जितनी वास्तविक संख्याएं हैं क्या ये अपरिमेय संख्याओं के अंदर है? नहीं है, अपरिमेय संख्याओं के अंदर नहीं है। कुछ तो है लेकिन कुछ नहीं है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है?
नहीं कह सकते हैं ना। अगर ये जितनी वास्तविक संख्याएं इसमें हैं वो सारी अगर परिमेय संख्याओं के अंदर हमें मिल जाती तो हम कह सकते थे कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए क्या है, असत्य है। क्योंकि कारण भी देना है, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती, इसलिए ये कथन असत्य है। 1 नंबर क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनको के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक। अब सबसे पहले आप जानिए कि धनात्मक पूर्णांक होता क्या है। सबसे पहले तो पूर्णांक संख्या, कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्याएं भी आती है, ऋणात्मक संख्याएं भी आती है। तो ये बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 नंबर का उत्तर, यहाँ पे लिखिए 2 नंबर का धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि उसमें ऋणात्मक नहीं आता, उसमें माइनस का चिन्ह नहीं रहता है। तो जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी क्या हुई? धनात्मक पूर्णांक हुई। पूर्णांक का मतलब कि पूरा अंक, पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, ठीक है। तो ये धनात्मक पूर्णांक हो गया सब। अब बोल रहा है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को समझिए, बोल रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, यानी ये जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं इस सब का वर्गमूल, यानी 1 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल, ये सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, यहाँ पे देखिए वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। अगर होता है तो आपको उदाहरण नहीं देना, अगर नहीं होता है तो एक ऐसी संख्या आपको बतानी है जिसका वर्गमूल परिमेय संख्या है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। तो ये हुआ धनात्मक पूर्णांक और इस सबका वर्गमूल। तो ये सबका वर्गमूल आप निकाल लीजिए। पहले तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल ये तो नहीं निकलेगा पूरा, तो ये से ही छोड़ देंगे, ये भी नहीं निकलेगा, ये निकलेगा, ये 2 होगा, ये भी नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या ये सबका वर्गमूल हमने निकाला तो ये सब अपरिमेय संख्या आया। 1 अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या। तो कहाँ आपको कहाँ दिख रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल हमने निकाला तो अपरिमेय संख्या आया? नहीं आया ना, दोनों आया, परिमेय संख्या भी आया और अपरिमेय संख्या भी आया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगा? तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं, नहीं। उसके बाद बोल रहा है उदाहरण, तो लिखेंगे यहाँ पे उदाहरण, उदाहरण से, उदाहरण इसको देंगे क्या? उदाहरण देंगे √4। तो इसका वर्गमूल आएगा 2 आएगा, क्या आएगा? इसका वर्गमूल 2 आएगा। और 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब समझ में आया?
दो क्या है परिमेय संख्या। ऐसी और भी उदाहरण है जैसे कि 9, तो 9 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 9 भी क्या आएगा परिमेय संख्या आएगा। 10 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो एक क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार 11 भी अपरिमेय संख्या होगा। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल सिर्फ अपरिमेय संख्याएं नहीं होती है, उसमें परिमेय संख्याएं भी शामिल होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब हम आप लोगों से ये बताने वाले हैं कि अब आप ही लोग डिसाइड कीजिए कि हम कब तक ऐसे पढ़ने को पलट पलट के आप लोगों को पढ़ाए। क्या आप लोग नहीं चाहते कि हम आप लोगों के सामने आकर बोर्ड पे आकर आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से और भी बेहतर तरीके से आप लोगों को पढ़ाए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ दीदी आप आइए सामने से हम लोग को अच्छे से पढ़ाइए, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाइए और हमारे चैनल चांदनी दीदी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जल्दी से जल्दी जो हमारा टारगेट है 200 सब्सक्राइबर्स का वो जल्दी पूरा हो जाए और हम आप लोगों के सामने बोर्ड पर आकर और भी अच्छे ढंग से पढ़ाई शुरू कर सके। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी चलिए हम पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक संख्या रेखा है, ये हमारे पास एक संख्या रेखा है। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये O। ठीक है, उसके बाद ये 0, ये हो गया अपना 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, इधर की संख्याएं माइनस में होती है। ये हो गया 1, 1 और ये हो गया -2। इधर की ये 0 की जो पहले आती है वो संख्या माइनस की होती है और इधर वाली प्लस की होती है। ये हमारा संख्या रेखा हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि बताना है कि संख्या रेखा पर √5 हमें कहाँ दिखाया जा सकता है। ठीक है, √5 इसमें तो √5 कहीं दिख नहीं रहा। अगर आगे बढ़ेंगे तो इधर 5 होगा, लेकिन हमें दिखाना है क्या √5 कहाँ पे दिखेगा। तो चलिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला काम हमारा होगा कि ये जो हमारा ये दूसरा बिंदु है, जो हमारा ये दूसरा बिंदु है, इस बिंदु पर हम एक इसकी लंबाई के बराबर, अब आपके पास स्केल होगा तो आप इस लंबाई को माप लीजिएगा, इसकी लंबाई के बराबर ऊपर में हम एक लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे, लंब। यहाँ पे लंब खींचेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, इसका नाम दे देंगे हम A। ठीक है, अब क्या करेंगे और इसका नाम दे देंगे C। ये जो लंब हमने खींचा तो इस लंब का नाम होगा AC। अब क्या करेंगे, ये C से O को मिला देंगे, C से C बिंदु से O बिंदु को मिला देंगे। क्या करेंगे, C बिंदु से O बिंदु को मिला देंगे। यहाँ पे ये तो संख्या रेखा पर ये 0 है, लेकिन इसका नाम हमने क्या रखा है, O। ये O है, ये O बिंदु है। ये यहाँ पे इसका मान 0 है और ये बिंदु O है, तो O से C को हमने मिला दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से A से जो O तक की दूरी है वो क्या है, 2 इकाई। क्या है, 2 इकाई। ये A से O तक की दूरी क्या है, 2 इकाई। 2 इकाई है। देखिए एक ये एक इकाई और एक ये 2 इकाई हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुई, 1 इकाई। तो इतनी दूरी ये 2 इकाई हुई, तो ये 1 से लेके 2 तक ये कितनी इकाई होगी, 1 इकाई होगी। 1 से 2 तक 1 इकाई, तो इसी के बराबर ना हमने ये लंब खींचा है, इसी के बराबर ये लंब है, तो ये भी तो 1 इकाई होगा ना, तो इसको भी लिख देंगे 1 इकाई। ठीक है, जब इसके बराबर है ये, इसको भी हम 1 इकाई कर देंगे। जब इसके बराबर है तो ये भी बराबर ही होगा। चलिए अब हो गया ये, इसका नाम A हो गया, इसका नाम C और इसका नाम O। अब आपको एक
आपको एक सम त्रिभुज दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास O और A की लंबाई 2 इकाई है और A और C की लंबाई 1 इकाई है। अब हमारे पास कौन सी लंबाई नहीं है, तो ये OC नहीं है, तो हम OC निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि OC का स्क्वायर, OC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे OC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी AC स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी AC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया OC यानी कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी प्लस लंब का स्क्वायर। अब हम इसी पे इसको सजा देंगे। ये OA कितना है हमारे पास, OA 2 इकाई है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। AC कितना है हमारे पास, AC 1 इकाई है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5, यानी OC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5। तो हम OC बराबर √5 लिख सकते हैं। अब बताइए हाँ या नहीं, √5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं जानिए। ये जो स्क्वायर है इधर, इसको बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, अगर रूट को यहाँ से हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको जानने मिलेगा कि स्क्वायर को बराबर के उस साइड करेंगे तो वो रूट में बदलेगा और रूट को बराबर के इस साइड लेंगे तो यह स्क्वायर में बदलेगा। तो ये OC बराबर क्या हो गया हमारा, √5। तो ये हुआ √5। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये तो हमारा OC आ गया √5। अब हम क्या करेंगे कि OC ये क्या है, ये त्रिज्या। OC को यहाँ पे लिख देंगे, OC को त्रिज्या मानकर, OC को त्रिज्या मानकर OC को त्रिज्या मानकर संख्या रेखा पर एक संख्या रेखा पर एक चाप काटेंगे, जो संख्या रेखा को P पर काटेगा। चाप काटेंगे जो संख्या रेखा को P पर काटेगा, P पर काटेगा। तो चलिए अब हमने लिख लिया, अब इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे तो चाप नहीं है, आप लोग के आपके पास अगर प्रकार होगा तो आप लोग प्रकार की सहायता से यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये पेंसिल लगा मान लीजिए। अब हम बोल रहा है कि OC को त्रिज्या मानकर, तो O केंद्र है, OC त्रिज्या है तो O केंद्र है, तो O को केंद्र मानकर एक हम चाप खींचेंगे। क्या खींचेंगे, एक चाप खींचेंगे, ऐसे एक चाप खींचेंगे। चाप खींच दिया हमने, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रकार से खींचेंगे तो टेढ़ा नहीं होगा। ये जो बिंदु कटा, ये कि इसका नाम देंगे हम P। ये जो बिंदु कटा इसका नाम देंगे क्या, P। इसका नाम हमने P दे दिया। अब बताइए, अब जब त्रिज्या, जब हमने O को केंद्र माना है, तो जब ये त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या होगी, ये भी तो त्रिज्या होगी। तो जब ये √5 है तो ये भी √5 होगा। तो इस बिंदु का नाम क्या होगा, √5। ठीक है,
तो अब आपको समझ में आ गया कि संख्या रेखा पर √5 कहाँ पे दिखेगा आपको, तो यहाँ पे दिखेगा। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप आज का जो वीडियो होगा मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाई होंगी, आज का जो चैप्टर होगा आप लोगों को अच्छे से मैं समझा पाई होंगी, उम्मीद करती हूँ। अगर वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों के पास, क्लास 9 के फ्रेंड्स के पास आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, और आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और इसी प्रकार का अगर वीडियो आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और चांदी दीदी ऑफिशियल चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का क्लास 9, 10 का हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन अब आप लोगों के सामने आने वाला है, आप लोगों को हम समझाने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।